जरा सोच कर तो देखिए कि अगर कोई भी जवान लड़की भारी जवानी में ही विधवा हो जाए तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो शादी कर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत तो करती है, लेकिन शादी के मात्र 3 महीने के बाद ही एक दिन उसके पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आज की कहानी में गलती है किसकी और गलत है कौन। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है महाराष्ट्र के थाने जिले की। थाने का एक इलाका पड़ता है कल्याण और इसी कल्याण इलाके का रहने वाला है जगदीश सालुके, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। जगदीश जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। जगदीश की पत्नी का नाम है वैशाली ठाकरे। जगदीश अपनी पत्नी के साथ इसी कल्याण इलाके के एक किराए के फ्लैट में रहता है। बात कर रहा हूं मैं 6 मार्च की रात के लगभग 11 बजे के आसपास की। दरअसल वैशाली अपने जेठ कांचन सालुके के नंबर पर फोन करती है और रोते बिलखते हुए कहती है कि भैया जल्दी से घर पर आ जाइए, क्योंकि घर के अंदर बदमाशों ने घुसकर सामानों का लूटपाट ही नहीं किया है बल्कि जगदीश के ऊपर हमला भी कर दिया है। वैशाली जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, कांचन 10 मिनट के अंदर ही अपने पूरे परिवार के साथ जगदीश के घर पर पहुंच जाता है। कांचन जैसे ही जगदीश के घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि जगदीश बेड पर पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी वैशाली उससे लिपटकर चीख चीख कर रो रही है। कांचन जैसे ही अपने भाई को इस अवस्था में देखता है तुरंत ही उसको उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर जब जगदीश को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि जगदीश की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले जगदीश की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि जगदीश के गले पर एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है। पुलिस सबसे पहले जगदीश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर जगदीश की पत्नी वैशाली से पूछताछ करती है। लेकिन वैशाली की हालत उतनी अच्छी नहीं थी जिससे वैशाली पुलिस के सवालों का जवाब दे पाती। इसीलिए पुलिस वहां से सीधे वैशाली के घर पर जाती है और जाकर घटनास्थल का मुआयना करती है और फिर उसके बाद थाने चली जाती है। अगले दिन 7 मार्च को पुलिस वैशाली को थाने में बुलाती है और वैशाली से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है। वैशाली पुलिस वालों से कहती है कि साहब, कल मेरे पति हर रोज की तरह रात के लगभग 8 बजे के आसपास जब ड्यूटी से घर आ रहे थे मैंने उनसे बोला कि सब्जी लेते आना, लेकिन शायद वो भूल गए थे और घर पर पहुंच गए। इसीलिए मैं खुद मार्केट में गई और लगभग 10 बजे के आसपास सब्जी लेकर जब मैं अपने घर पर पहुंची तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और मेरे पति बेड पर काफी गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखा तुरंत ही इस बात की जानकारी अपने जेठ कांचन सालुके को दिया। वैशाली जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस को न जाने क्यों वैशाली की बातों पर भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, जगदीश की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि
कि जगदीश की गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का रिपोर्ट आ जाता है, उसके बाद पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस फिर से वैशाली के घर पर जाती है और वैशाली के जानने वालों से पूछताछ करती है। पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब आए दिन हर रोज वैशाली और उसके पति के बीच में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा तकरार होता ही रहता था। पड़ोसी जब इस तरह की बातें कहते हैं, पुलिस अब जगदीश के बड़े भाई कांचन से पूछताछ करती है। इस पर कांचन भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब शादी से पहले मेरा भाई मेरे साथ ही रहता था, लेकिन शादी के बाद जब उसकी पत्नी हर रोज उससे झगड़े तकरार करने लगी, लगभग 10 दिन पहले मेरा भाई अपनी पत्नी को लेकर बगल के किराए के फ्लैट में रहने लगा था। तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं वैशाली के ऊपर ही शक चला जाता है और फिर इसी शक के आधार पर पुलिस वैशाली को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर वैशाली से उसके पति की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जब वैशाली से तरह तरह के सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार वैशाली पुलिस के सवालों में उलझ जाती है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन वैशाली जब अपने पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी वैशाली की तरफ देखती ही रह जाती है। जगदीश, जिसके पिता का नाम है गोकुल सालुके, जो जलगांव का रहने वाला है। गोकुल जो पेशे से एक किसान है। गोकुल के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा कांचन और छोटा बेटा जगदीश सालुके है। कांचन अपने पूरे परिवार के साथ इसी कल्याण इलाके में रहता है, तो जगदीश अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई करता है। गोकुल सोचता है कि उसका बेटा जगदीश पढ़ लिख कर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन जगदीश की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, जगदीश का गांव में मन नहीं लगता है। इसीलिए जगदीश भी अपने भाई के पास ही चला जाता है और जब थोड़ी बहुत मेहनत करता है, आखिरकार उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी करने के बाद अपने भाई के साथ ही रहने लगता है, लेकिन जैसे ही जगदीश को नौकरी मिल जाती है, अब जगदीश के घर वाले उसकी शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तभी उनको वैशाली के बारे में मालूम चलता है। वैशाली जो कल्याण इलाके की रहने वाली है। वैशाली के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वैशाली अपनी माँ और एक बड़े भाई सतीश ठाकरे के साथ रहती है। सतीश भी अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाने के लिए अभी तक अपनी शादी नहीं किया है। गोकुल जब वैशाली को देखता है, अपने बेटे के लिए पसंद कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके जगदीश और वैशाली की मुलाकात भी करवाता है। जगदीश जब वैशाली को देखता है, देखकर पसंद कर लेता है। उसके बाद दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है, लेकिन वैशाली और जगदीश का जैसे ही रिश्ता तय हो जाता है, उसके बाद आनन फानन में सगाई भी हो जाती है और सगाई होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घूमना भी शुरू कर देते हैं। लगभग 6 महीने का जब समय गुजरता है, तब तक दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 29 दिसंबर को शादी की तारीख भी रख दी जाती है। जैसे ही शादी की तारीख रख दी जाती है, अब वैशाली एकदम से परेशान हो जाती है। एक दिन वैशाली जब जगदीश से मुलाकात करती है, उसको काफ़ी प्यार से समझाते हुए कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ घूमते हुए लगभग 6 महीने का समय गुजर चुका है और इस दौरान हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान भी चुके हैं।
इसीलिए मैंने फैसला किया है कि शायद मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजर सकती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। साथ ही साथ जाकर अपने घर वालों से बातचीत करो और अपने घर वालों से कहो कि मैं वैशाली से शादी नहीं करना चाहता हूँ। वैशाली जैसे ही अपने दिल की बात कहती है, इसे सुनकर जगदीश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जगदीश वैशाली को समझाते हुए कहता है कि अब यह संभव ही नहीं है, क्योंकि शादी की तारीख ही नहीं रखी जा चुकी है, बल्कि शादी का कार्ड भी बांटा जा चुका है। इसलिए मैं इस बारे में अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर सकता हूँ। जगदीश जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, वैशाली जगदीश को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया तो याद रखना, मैं जहर खाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लूँगी। वैशाली जैसे ही इस तरह की धमकी देती है, जगदीश इस प्रकार से डर जाता है कि जब वो अपने घर पर जाता है, वैशाली की पूरी कहानी अपने घर वालों से बताता है। इधर वैशाली के घर वालों को जैसे ही मालूम चलता है कि वैशाली शादी से इनकार कर रही है, अब जगदीश के साथ साथ वैशाली के घर वाले भी उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं। कहते हैं कि एक बार शादी हो जाने दो, जब दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ व्यतीत करने लगेंगे, दोनों एक दूसरे को समझने भी लगेंगे। लेकिन वैशाली इस शादी के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए वैशाली की माँ उसको धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं अपनी ज़िंदगी खत्म कर लूँगी। आखिरकार वैशाली अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर हो जाती है और इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। वैशाली जोर ज़बरदस्ती इस शादी के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन जब शादी का मात्र 6 दिन ही बाकी था, वैशाली एक दिन फिर से जगदीश से मुलाकात करती है और उससे कहती है कि अभी भी समय है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, तुम इस शादी से इनकार कर दो। लेकिन वैशाली जब इस बार जगदीश से कहती है, जगदीश भी गुस्से में आ जाता है और वैशाली से कहता है कि तुम बार बार मुझे धमकी क्यों दे रही हो? अगर तुमको शादी नहीं करना है तो तुम खुद जाकर अपने घर वालों से कह दो। जगदीश गुस्से में ही वहाँ से अपने घर चला जाता है। जगदीश जब वहाँ से चला जाता है, उसके बाद वैशाली अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे कि जगदीश से शादी ना करना पड़े। इधर वैशाली के दोस्तों को जब मालूम चलता है कि वैशाली की शादी तय हो चुकी है, उससे पार्टी मांगने लगते हैं। तभी वैशाली के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है। दरअसल शादी के लगभग 4 दिन पहले वैशाली अपने घर पर अपने दोस्तों को एक पार्टी देती है और पार्टी में जगदीश को भी बुलाती है। जगदीश जब वैशाली के घर पर पहुंचता है, वहां पर खाना खाता है, लेकिन जब वहां से अपने घर के लिए निकलता है, वैशाली उसको एक टिफिन देती है और कहती है घर पहुंचने के बाद इसको खा लेना। जगदीश जब उस टिफिन को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और जब उसको खोलता है, उसके अंदर से एक अजीब तरह की खुशबू आने लगती है। दरअसल जगदीश को पूरा भरोसा हो जाता है कि वैशाली ने उस खाने में जहर मिलाया हुआ है। इसीलिए जगदीश उस खाने को नहीं खाता है। लेकिन जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार शादी की तारीख आ जाती है और फिर वैशाली और जगदीश की शादी हो जाती है। वैशाली शादी कर अपनी ससुराल तो जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद हर रोज जगदीश से झगड़ा तकरार करने लगती है। शादी के कुछ दिन बाद ही जगदीश वैशाली को लेकर कल्याण में अपने बड़े भाई के पास चला जाता है और अपने भाई के साथ ही रहने लगता है। लेकिन वैशाली जब जगदीश के भाई के घर पर रहने लगती है, वहाँ भी झगड़ा तकरार शुरू कर देती है। जब उसके भाई के घर में भी झगड़ा तकरार शुरू करती है, आखिरकार
एक दिन जगदीश का भाई उसे सुझाव देते हुए कहता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अलग से किराए का कमरा ले लो। जब इस तरह का सुझाव देता है, जगदीश भी अपने भाई की बात मान लेता है और घटना से लगभग 10 दिन पहले वैशाली को लेकर बगल के किराए के कमरे में रहने लगता है। इधर वैशाली जब अपने पति के साथ अकेली रहने लगती है, आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और शादी का लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन वैशाली जगदीश के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए वैशाली जगदीश से छुटकारा पाने के लिए उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। उसके बाद वैशाली जगदीश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है और इसी षड्यंत्र के तहत 6 मार्च की रात के लगभग 8 बजे के आसपास जगदीश जब हर रोज की तरह अपने घर पर पहुंचता है, उसके थोड़ी देर के बाद वैशाली भी अपने घर से बाहर निकलती है और जाकर मार्केट से चूहे मारने की दवा लेकर आती है। और जगदीश जब खाना खाता है, उसके खाने में उस दवा को मिला देती है। खाना खाने के बाद जगदीश जब अपने बेड पर जाता है, थोड़ी देर के बाद उसके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है, वैशाली को पूरा भरोसा हो जाता है कि दवा ने अपना असर दिखा दिया है। इससे पहले कि जगदीश बाथरूम में जा पाता, वैशाली उसका गला दबाने लगती है और उसके गले को तब तक जोर से दबाती है जब तक जगदीश की मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही जगदीश की मौत हो जाती है, उसके बाद वैशाली अपना नाटक दिखाते हुए रात के लगभग 11 बजे के आसपास जगदीश के बड़े भाई कांचन के नंबर पर फोन करती है और उससे झूठ बोलती है कि घर में कुछ बदमाश घुस आए हैं और उन्होंने घर का सारा सामान ही नहीं लूट लिया है, बल्कि जगदीश के ऊपर हमला भी कर दिया है। वाकई में वैशाली जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है।